नमस्ते बच्चों, मैं मंजू कुमारी आज आप लोगों को वसंत भाग 3 क्लास 8 का पाठ पानी की कहानी में पढ़ाने जा रही हूँ। और इनके राइटर रामचंद्र तिवारी जी हैं। तो इससे पहले भी मैं क्लास 8 का क्लास 9 10th का भी वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को पानी की कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। तो पानी की कहानी क्या है? पानी की कहानी कोई कठिन पाठ नहीं है, आसान ही है। तो पानी किस तत्व से बना है, और पानी हजारों साल पहले जो है पानी हम लोग जानते हैं, साइंस में भी हम लोग पढ़े हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन जब मिलता है तो पानी बनता है, H2O बोलते हैं। तो इस पाठ में लेखक यह बताने का कोशिश किए हैं कि ओस की बूंद मतलब पानी जो बनता है वह कैसे बनता है और किस तरह से जो है उसका अस्तित्व क्या है, इसके बारे में बताया गया है। तो लेखक बता रहे हैं कि पानी जो है हजारों साल पहले जो है H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बना, और किस तरह से हम लोग जानते भी पानी का चक्र जब साइंस में दिखाया होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे साइंस पार्ट में, जिसमें पानी का एक चक्र होता है। क्या चक्र होता है? हम लोग उसमें पढ़े हैं कि समुद्र में भाप जब बनता है सूरज की रोशनी से, क्या होता है, समुद्र के पानी में से भाप निकलता है, और वह भाप क्या होता है, आसमान में चला जाता है, बहुत दूर आसमान में। फिर वह भाप क्या होता है, बादल बन जाता है, और बादल जब सूरज की रोशनी पाता है तो वह बारिश बनकर फिर धरती पर आता है पानी के रूप में। और क्या होता है, वो पानी समुद्र, नदी, तालाब जो भी है, मतलब सब जगह वह पानी बारिश होती है। धरती में भी जो है पानी चारों तरफ फैल जाता है। तो उसमें से क्या होता है, कुछ पानी तो धरती के अंदर चला जाता है, कुछ जो है नदी तालाब में रहता है। वह नदी तालाब क्या होता है, समुद्र में जाकर मिल जाता है। तो इस तरह जो है पानी का चक्र चलते रहता है। तो यही बताया गया है इस पाठ में। तो आगे मैं पढ़ाने जा रही हूँ आप लोगों को। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि लेखक कहीं जा रहे थे, तो क्या हुआ, बेर के झाड़ के पास वे रुके हुए थे, तो उसमें से देखे कि मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। अब पानी का एक बूंद जो है लेखक के हाथ पर गिर जाता है। आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य का ठिकाना एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है हैरान हो जाना। तो जब लेखक देखते हैं तो हैरान हो गए। मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई है। और लेखक जब देखते हैं कि वह ओस की बूंद जो है उनके कलाई पर से सरक करके कहाँ आ गया है, हाथ पे आ गया, हथेली पर आ गया है। लेखक की दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई, और जब लेखक वहाँ देखे तो एकाएक जो बूंद थी वह रुक जाती है। थोड़ी देर में मुझे सितार की तारों सी झंकार सुनाई देने लगी। और क्या था, उस समय सन्नाटा था, कोई आवाज़ चारों तरफ से नहीं आ रही थी। तो लेखक को लगा कि कोई झंकार, मतलब कभी कभी हम लोग जैसे पायल वगैरह का आवाज़ जो होता है उसमें से झंकार जिस तरह निकलता है, उस तरह झंकार की आवाज़ सुनाई दे रहा था लेखक को। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, लेखक चारों ओर देखते हैं, वो लेखक सोच रहे थे कि कहीं कोई बजा रहा होगा, उसकी आवाज़ आ रही होगी। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। और लेखक जब ध्यान मग्न होकर उस चीज़ को देखते हैं तो उनको लगा कि हथेली में से आवाज़ आ रही थी। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के 2 कण हो गए हैं, और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हैं। और जो एक कण थे वह 2 कण में विभक्त हो गए हैं, और दोनों जब टकराहट होती है दोनों की तो उसमें से झंकार की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उन्हें एहसास हुआ, उसी सुरीली आवाज़ में मैंने सुना। लेखक सुनते हैं तो पानी बोलता है, सुनो सुनो। मैं चुप था, लेखक चुप था।
फिर आवाज़ आई, सुनो सुनो। लेखक अब मुझसे रहा नहीं गया। जब सुनो सुनो की आवाज़ आई तो लेखक को रहा नहीं गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। अब लेखक को आवाज़ आ रहा था कि ओस की बूंद बात करना चाह रही है, तो लेखक बोल रहे हैं कि ठीक है, कहो कहो, तुम बोलो क्या बोलना चाहती हो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली। अब ओस की बूंद जो है लेखक से बात कर रही है, बोल रही है कि मैं ओस हूँ, जानता हूँ। लेखक बोलते हैं कि यह मुझे भी पता है कि तुम ओस हो। लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी कहते हैं, मालूम है। अब लेखक बोलते हैं यह भी बात मुझे मालूम है, मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। ओस की बूंद बोलती है कि मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। तो लेखक बोलते हैं, उनको आश्चर्य लगता है, बोलते हैं नहीं झूठी, तुम झूठी हो। लेखक कहते हैं बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है। अब उनको आश्चर्य लगा, बोल रहे हैं कि बेर के पेड़ में से कोई फव्वारा थोड़े ही निकलता है। तो बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ, और ओस की बूंद फिर हिलने लगी और उसे कुछ दुख हुआ। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। अब जो है ओस की बूंद लेखक को अपना कहानी सुनाना शुरू कर दी है। कह रही है कि मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर इधर घूम रही थी। मैं कनों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। और मतलब बोल रही है कि मैं इस भूमि के इधर उधर बहुत दिन से घूम रही थी, और मैं जो है हृदय टटोलती फिरती थी, मतलब मैं चाहती थी कि कोई ऐसा आदमी मिले जिसके पास मैं जाऊं। कैसे, मैंने पूछा। लेखक कहते हैं कि कैसे, तो वह जो पेड़ तुम देखते हो ना। अब उसकी बूंद बोल रही है कि वह जो तुम पेड़ देखते हो वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। अब लेखक को ओस की बूंद बता रही है कि यह जो तुम पेड़ देख रहे हो, जितना बड़ा पेड़ ऊपर है उतना ही गहराई तक उसका जड़ भी है। मतलब हम लोग भी जानते हैं कि जितना भी लंबा चौड़ा हम लोग पेड़ देखते हैं, उतना ही लंबा चौड़ाई नीचे ज़मीन के अंदर भी उसका जड़ होता है। तो यही समझाने का ओस की बूंद कोशिश कर रही है। तो मुझ जैसे असंख्य, बोल रहे हैं कि उसकी बड़ी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। बोल रहे हैं जड़ में, हम लोग भी जानते हैं कि जड़ में क्या होता है, छोटी जड़ें भी होती है, बड़ी जड़ें भी होती है, उसमें रोआ भी होता है। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। निर्दयी मतलब वह कष्ट देते हैं रोए। मुझ जैसे असंख्य जलकणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं। अब यहाँ पर जल जो है ओस की बूंद बता रही है कि मुझ जैसे असंख्य, मतलब बहुत सारे जल जो होते हैं, उसको जो रोआ होता है जड़, वो क्या करता है, अपने तरफ खींच लेता है। कुछ तो पेड़ एकदम खा जाते हैं, अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि जब तक जड़ जो होता है पेड़ को पानी नहीं मिलेगा, तो पेड़ को खाना और पानी की भी ज़रूरत होती है। तो यही सब बात बताने का ओस की बूंद कोशिश कर रही है कि वह पेड़ क्या करता है, पेड़ का जो रोआ होता है, जड़ होता है, वो बहुत असंख्य पानी को खींच लेता है, और कुछ को क्या करता है, खा भी लेता है, और कुछ को बाहर निकाल देता है। बाहर कैसे निकाल देता है, हम लोग जानते हैं कि पेड़ के जो पत्तियां होती है उसमें असंख्य छिद्र होते हैं, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो क्या होता है, कुछ कुछ जो बूंदे पानी होती है वह पत्ते के ऊपरी तह पर भी जड़ के द्वारा ऊपर पत्ते पत्ते पर भी पहुंच जाते हैं। तो यही कहना ओस की बूंद चाह रही है। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। ओस की बूंद यह जैसे ही बात कर रही थी कि उसके अंदर क्रोध आ गया, घृणा की भी भावना आ गई। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? इन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपना प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। अब लेखक को ओस की बूंद बता रही है कि यह जो इतना बड़ा पेड़ खड़ा है, इस पेड़ को बड़े होने में और बढ़ने में जो है बहुत बड़ा हम लोगों का योगदान है। हमारे जो असंख्य बंधु भाई हैं उसके प्राणों को न्योछावर करना पड़ा, मतलब पानी को सोख लिया गया जड़ के द्वारा, और वह जड़ जो है सोखने के बाद क्या हुआ, इतना बड़ा पेड़ आज खड़ा है।
हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। अब यहाँ पर ओश की बूंद बोल रही है कि भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी। मतलब क्या होता है, जब भूमि में पानी जाता है तो मिट्टी और पानी सब मिल करके जो है पेड़ का भोजन तैयार होता है। तो बोल रही है दुर्भाग्यवश क्या हुआ, जो पेड़ का जो रोआ होता है वह मेरे से छू गया, मतलब टच हो गया। मैं कांप गई, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई और रोआ क्या किया, उसको पानी को अपने तरफ खींच लिया। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली। अब लेखक फिर उनसे पूछते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। तो फिर ओश की बूंद बताती है कि मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा है। अब यहाँ पर ओश की बूंद कह रही है कि मुझे एक कोठरी में बंद कर दिया गया और ऐसा जान पड़ रहा था कि मुझे कोई धक्का देकर आगे पीछे खींच रहा है। मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी और मैं उन दोनों के बीच पिस चली थी। मतलब यहाँ पर ओश की बूंद कहना चाह रही है कि जब जो है पानी ज़मीन के नीचे जाता है तो क्या होता है, टकराहट होती है और आपस में टकराहट होती है और जो पेड़ को भोजन चाहिए वह भोजन के लिए अपने तरफ जड़ के द्वारा उसको खींचता है। यह सब बात बताना चाह रही है। मैं लगभग 3 दिनों तक संसद भोगती रही, मतलब कष्ट भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। और क्या हुआ, वह पानी जड़ के द्वारा जो है, कुछ पानी को बताया पहले ही बताया हम कि क्या होता है, पेड़ क्या करते हैं, कुछ तो पानी को जो है सोख लेते हैं, मतलब अपने ग्रोथ के लिए उस पानी का यूज करते हैं। और कुछ पानी क्या होता है, पत्ते के द्वारा, पत्ते में जो छिद्र होते हैं उसके द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो उसकी बूंद बोल रही है कि मैं फिर बाहर निकल आई। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं। और यहाँ पर ओश की बूंद बता रही है कि जब तक ओश की बूंद को सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी तब तक भाप बनकर ऊपर नहीं उड़ पाएगी। तो इसी इंतज़ार में जो है बेर के पत्ते पर बैठी हुई थी और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर सिकुड़ी पड़ी हुई थी। और बता रही है कि मैं पत्तों पर बैठी हुई थी। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। अब उसकी बूंद बता रही है लेखक को कि मैं रक्षा चाहती थी, इसीलिए मैं तुम्हारे हाथ पर आकर कूद पड़ी हूँ। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। अब लेखक यहाँ बता रहे हैं कि जब तक तुम मेरे पास रहोगी तब तक कोई भी तुम्हें कुछ भी कष्ट नहीं पहुँचा सकता है। तो भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। अब उसकी बूंद बोलती है कि भैया तुमको इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। अब यहाँ पर उसकी बूंद कह रही है कि मैं जब तक सूर्य नहीं निकलेंगे तब तक आपके पास मैं सुरक्षित रहना चाहती हूँ, आप मुझे रक्षा कीजिए। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। अब जो है आगे फिर से उसकी बूंद कहानी कहना शुरू करती है। तो लेखक कहते हैं अच्छा सुनाओ। तो पानी कहानी सुनाने लगती है कि बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक 2 गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। अब जो है उसकी बूंद यहाँ पर दूसरी कहानी सुनाने की कोशिश कर रही है लेखक को कि क्या हुआ। काफ़ी समय पहले जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है 2 नामक गैसें जो है सूर्यमंडलों में लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन
थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। उनके अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। अब आगे की कहानी जो है पानी बता रही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है सूर्यमंडल में लपटों की तरह विद्यमान थी। और उस समय क्या था, सारे ग्रह जो है उथल पुथल हो रहा था। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? अब यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि क्या तुम्हारे पुरखे जो है सूर्यमंडल में नहीं हैं? तो यहाँ पर ओश की बूंद बताती है, हाँ, उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अभी भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है, अब यहाँ पर बता रहे हैं सूर्य, ये ओश की बूंद की एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी, मतलब बहुत चमक वाली थी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों-ज्यों पास आता जाता था, उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है उसकी बूंद बता रही है कि एक ग्रह जो है सूर्य की ओर बढ़ रहा था और किस तरह अपना बहुत ही आकार बड़ा कर लिया था। उससे क्या हुआ, डर लग रहा था कि सूर्य को भी डर लग रहा था कि आगे क्या होगा, टक्कर हो जाएगा तो फिर उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। वैसा न हुआ, वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला। वो जो है मतलब अलग ही घूम गया, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा जो है हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला था। यह पृथ्वी जो है आग के गोले के जैसा था। ऐसा, अब यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं ऐसा हुआ, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बने? अब लेखक उसकी बूंद से पूछ रहे हैं कि तुम फिर पानी का रूप कैसे ले सकी? तो यहाँ पर ओश की बूंद बता रही है कि मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जो है पानी का निर्माण हुआ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। इसके बाद न जाने क्या हुआ। अब आगे बता रही हैं कि पहले तो मैं भाप के जैसे इधर उधर घूम रही थी, उसके बाद मुझे पता नहीं कि क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। अब जो है किस तरह से पानी का अस्तित्व हो जाता है, बर्फ़ के रूप में बन गई थी, तो यह बताना चाह रही है। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था और वह अत्यंत छोटा हो गया। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ़ बने पड़े थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी बर्फ़ के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता था। मतलब चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो गया था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे थे। क्योंकि यह बताना, उसकी बूंद बताना चाह रही है कि किस तरह से वह बर्फ़ जो है पिघलकर भाप के रूप में ऊपर उड़ जाता था, इसके बारे में बता रही है। बड़े आनंद का समय रहा होगा, लेखक बता रहे हैं। बड़े आनंद का, कितने दिनों तक? तो उसकी बूंद बोल रही है कि कई लाख वर्षों तक। तो फिर जो है लेखक बोल रहे हैं कई लाख। हाँ, चौंको नहीं, मेरे जीवन में 200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। लेखक बोलते हैं, मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओश की बूंद के प्रति जो है लेखक की श्रद्धा बढ़ जाती है। क्योंकि ओश की बूंद अलग अलग तरह की कहानी लेखक को सुना रही थी। तो हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था।
अब जो है ओस की बूंद अपना जो कठिनाई में किस तरह से उनका समय व्यतीत हुआ, यह सब कहानी लेखक को समझा रही है कि बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं, क्योंकि बर्फ़ जो काफ़ी भारी होता है और बर्फ़ पर जब दबाव पड़ता है तो धीरे धीरे नीचे पानी भी गिरने लगता है। उसके बारे में उसकी बूंद बता रही है। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उसके तरल शरीर पर हम फिसल रहे हैं। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। अब उसकी बूंद बता रही है कि कितने समय तक हम जो है समुद्र में घूमते रहे। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखने प्रारंभ की। और क्या हुआ, जब गर्म धारा से जो है पानी गुजरी तो क्या हुआ, उसके गर्मी से उसके फलस्वरूप जो है गर्मी के द्वारा पिघल गई है और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। अब बता रही है उसकी बूंद कि समुद्र में जाकर मैंने क्या क्या चीज़ को देखा वह मैं वर्णन नहीं कर सकती। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधव का ही राज्य है। अब उसकी बूंद बता रही है लेखक को, मैं सोचती थी कि केवल पानी ही पानी समुद्र में होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उसमें क्या था, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें बहुत तरह के जीव जंतु को भी उसमें उसकी बूंद देखी। उसमें नीरा नमक भरा है। पहले पहले समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। बता रही है कि सबसे पहले जब मैं समुद्र का खारापन देखी तो मुझे, खारापन मतलब नमकीन, तो मुझे नहीं भाया, जी मचलाने लगा। पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। जब ओस की बूंद समुद्र में मिल गई है तो उसको खारापन वाली पानी पसंद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसमें मिल जाती है। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए। अब जो है उसकी बूंद बता रही है कि समुद्र के ऊपर तो मैं बहुत घूम चुकी हूँ, अब आगे देखना चाह रही थी उसके भीतर जाकर क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ किया। अब गहराई में पहुंचती है उसकी बूंद। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे और जब अंदर जाती है उसकी बूंद तो देखती है कि उसमें विचित्र जीव जंतु थे। मैंने अत्यंत धीरे रेंगने वाली घोंघे भी देखे, जालीदार मछलियाँ देखी, कई कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ उसमें थी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी जो मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे। अब बता रही है उसकी बूंद कि उसमें बहुत तरह के चीज़ देखे, बहुत जीवों को देखे उसमें, और एक ऐसे उसमें जीव थे जो लालटेन के जैसे घूम रहा था। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। वह मछली थी, उसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकल रही थी जो इसके मार्ग दिखलाती थी। उस मछली में से एक लाइट जैसे जलती रहती थी जो आगे बढ़ने के लिए उसको रोशनी दिखाती थी। उसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ उसके पास आ जाती थी और यह सब भूखी होती थी तो पेट भर उसका भोजन करती थी। अब लेखक जब यह सब सुने हैं तो उनको आश्चर्य लगता है, तो लेखक बोल रहे हैं विचित्र है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तल में पहुंची, अब उसकी बूंद बता रही है कि जब और गहराई में मैं गई तो वहाँ भी जंगल हैं। उस गहराई में उन्हें जंगल भी दिखाई देने लगा। छोटे ठिगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं और बहुत नीचे देखने पर देखे कि उसमें छोटे छोटे पेड़, बड़े बड़े पेड़ भी थे और वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, उसमें पहाड़ियाँ भी थी, घाटियाँ भी है। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे, अघे तथा महा आलसी हैं। और उस गुफा में बहुत आलसी आलसी जीव भी रहते थे जो कुछ नहीं, चुपचाप बैठे रहते थे उसमें। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। अब उसकी बूंद बता रही है कि यह सब जब मैं देखने लगी तो कई वर्ष तक मुझे लग गया। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। उन्हें असंभव लग रहा था ऊपर जाने में। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी।
मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। ओस की बूंद जो है ज़मीन में घुसने लगी और चेष्टा करने लगी कि किसी तरह जीवित रह सके। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जलकर इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे अब जो है आगे की कहानी बता रही है। पानी की किस तरह जो है चट्टान में घुस जाती है। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ ही सम्मति में वहीं पर आ रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे जो वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। अब चट्टान में घुसकर ये लोग पता लगा रहे हैं कि क्या सब है इसमें। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक स्थान पर पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी हुई थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। और यह सब जो है चट्टान के अंदर देखी कि लाल पीली चट्टानें उसमें थी और बहुत तरह की वस्तुएं जो है इधर उधर दिखाई देने लगा था। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बचा। हम लोग अपनी इस खोज में इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जा रहे थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असह्य थी। हमारे युवा कांपे और देखते देखते उनका शरीर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। और किस तरह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हुआ, यह सब कहानी ओस की बूंद सुना रही है। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। और आगे का कहानी सुना रही है ओस की बूंद। एक बड़े जोर का धड़ाका वहाँ पर हुआ। हम बड़ी तेज़ी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े। पीछे देखने पर ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही है। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी थी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। अब किस तरह से ज्वालामुखी फट जाती है तो इसके बारे में उसकी बूंद बता रही है। हाँ, तो तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। और किस तरह से भाप जो है मिलता है उसके हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। हाँ, वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती कभी उधर ले जाती। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। और यहाँ पर यह बताने का कोशिश कर रही है ओस की बूंद कि किस तरह से जैसे आंधी बोलते हैं जो ज़ोरदार हवा चलता है, तो किस तरह से हवा के झोंके में जो है ओस की बूंद भाप बनकर जो है ऊपर उड़ती है। तो यह सब कहानी बता रही है। बहुत से भाप जलकणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक आए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं मतलब बहुत से अब आगे जो है ओस की बूंदियाँ बताने का कोशिश कर रही है कि भाप जो है भाप बनकर क्या हुआ, बादल बन गया और बादल से फिर बारिश होकर जल के रूप में फिर जो है धरती पर आ गया। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो एक ओर बह चली। और क्या हुआ, जब पहाड़ पर जब गिरती है तो वहाँ पर मैली कुचैली हो गई, मतलब गंदे पानी में मिल गई। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने से जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता है। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे चट्टान पर गिरे। और पानी किस तरह से ऊपर से नीचे कूदती है, गिरती है, इसके बारे में बता रही है। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूट कर खंडहर हो गया। क्या हुआ, जब पानी बहुत ज़ोरदार बारिश होती है तो पत्थर भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बारे में ओस की बूंद बता रही है कि जब ऊपर से गिरी तो क्या हुआ, पहाड़ सब भी टूट गए। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। अब यहाँ पर लेखक को ओस की बूंद बता रही है कि रेत मतलब बालू
छोटे छोटे बालू के जो कण होते हैं, जो हम लोग घर में सीमेंट वगैरह में यूज करते हैं प्लास्टर के लिए, तो वह जो बारीक रेत बनता है बालू, तो बता रही है उसकी बूंद कि यह सब हम ही करते हैं। मतलब हम लोग मिलकर ऊपर से जोरदार जो बारिश होती है उससे क्या होता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं पत्थर, और उसका ही यह सब कण है, रेत है। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती है। और उसकी बूंद बता रही है कि जब जोरदार रूप में हम बारिश के रूप में जो है धरती पर बरसते हैं, तो कितना कठोर वस्तु को भी हम लोग उसको जो है तोड़ देते हैं। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। और उसकी बूंद बता रही है कि क्या हुआ, बहुत दिनों से उनको समतल भूमि देखने की इच्छा हुई थी, तो क्या हुआ, एक छोटी सी धारा के रूप में वह मिल जाती है। सरिता के वे दिवस बड़े मज़े के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर में पहुंची। और बता रही है कि क्या हुआ, कभी कभी क्या किए, पेड़ के जड़ को भी खोखला कर दिए, उन्हें भी गिरा दिए, बारिश इतना तेज हुई तो। और बहते बहते एक नगर के पास पहुंचती है। मैंने देखा, उसकी बूंद बोलती है कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुकता होकर उसे देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। और आगे बता रही है कि काली काली जो है हवा चल रही थी, उसको देखने के लिए निकली थी उसकी बूंद। ज्यों ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल ने खींच लिया। और क्या हुआ, उसकी बूंद अचानक से एक मोटे नल में जाकर समा जाती है। कई दिनों तक उस नल में ओस की बूंद जो है उसमें घूमती रही। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा करती रही। और वह जो नल था, जिसको चापाकल बोलते हैं, ट्यूबवेल बोलते हैं, उसमें वह नल किस तरह से फंसा रहा, और उसमें से निकलने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहा था, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। और उसकी बूंद बता रही है कि एक दिन मेरा भाग्य साथ दिया, और क्या हुआ, जो नल जहाँ से टूटा हुआ था उसमें से मैं निकल गई। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई, और ज़मीन में जो है समा जाती है। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पास पहुंच गई। और बता रही है कि किस तरह से हम नल में घुस गए, और नल से फिर हम क्या हुआ, धरती के अंदर समा गए। और धरती के अंदर से क्या हुआ, पेड़ की जड़ों से होते हुए, पेड़ के पत्ते से होते हुए फिर हम पत्ते से बाहर निकल आए। तो किस तरह से पेड़ के पत्ते से बाहर निकली है, यह सारी कहानी लेखक को समझाती है। ओस की बूंद, वह रुकी, सूरज निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास ठहर नहीं सकती। सूरज निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। अब लेखक को ओस की बूंद बता रही है कि मैं सूरज का इंतज़ार कर रही थी, अब सूरज निकलने वाला है, अब जो है मैं इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ, और अपने आप को मैं रोक नहीं सकती हूँ। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आँखों से ओझल हो गई। और जैसे ही सूरज की रोशनी मिलती है तो ओस की बूंद क्या हुआ, सूरज की रोशनी में, वो सूरज की रोशनी का तापमान होता है, तो तापमान होने के कारण क्या हुआ, ओस की बूंद जो है वाष्प बनकर फिर बादल में उड़ जाती है। तो यही सब कहानी इस पाठ में दिखाया गया है। तो आशा है आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। मैं नए पाठ के साथ फिर मिलूँगी। धन्यवाद।